Good afternoon, everybody. Let us discuss how to prepare for GATE examination electronics branch. जनरलाइज स्ट्रैटेजी जैसे हमने डिस्कस की थी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, ब्रांच वाइज भी। जो एक्चुअली कमेंट्स आए तो उसमें स्टूडेंट की डिमांड ये थी कि ब्रांच वाइज हमें पता चल जाए। जनरलाइज स्ट्रैटेजी में हमने बताया था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ इस तरीके के इस कैटेगरी में लाए जाएं। अब एक्चुअली ब्रांच वाइज देख लेते हैं प्रॉपरली, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कैसे। देखिए, जैसे कि एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये तो खैर मैं सभी ब्रांच के लिए बताता ही हूं, जनरलाइज है ये तो सभी ब्रांच के लिए, दोनों सब्जेक्ट के बारे में तो जो भी रहेगा। हाँ, इसका सिलेबस जरा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इसके टॉपिक्स देखे जाएं, ये रहे इसके टॉपिक्स गेट के सिलेबस के। अब आगे इसमें ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे खासे स्कोरिंग है। इसके अलावा और स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑब्वियसली टेक्निकल में नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, ये वाले जो सब्जेक्ट है। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच का सिलेबस बड़ा कॉम्पैक्ट है। गेट एग्जाम के लिए तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कम से कम सिलेबस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए गेट आसान हो जाएगा। कंपटीशन है, मेरिट तो अकॉर्डिंगली बनेंगे ना, कंपैरेटिवली तो मेहनत तो करनी पड़ती है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि इसी आसान ब्रांच है, बस ये है कि सिलेबस जरा कॉम्पैक्ट है। रिवीजन वगैरह के लिए उसके लिए आप टाइम अच्छे से ले सकते हैं इसमें। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये इन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है अभी, जो कंपैरेटिवली इजी है और स्कोरिंग है। मींस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स इजियर। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन इजी आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी कभी कभी टिपिकल आ जाता है, मैथ में भी प्रोबेबिलिटी का हो गया, जैसे कि उलझ गया, नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है। नेटवर्क इन सब्जेक्ट में भी कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंस ही जाता है, एक आध क्वेश्चन। लेकिन फिर भी ज्यादातर क्वेश्चन हम ये मानते हैं कि अगर आपने तैयारी कर रखी है, ऑब्वियसली जिसने पढ़ाई नहीं की उसके लिए तो कहने वाली बात ही नहीं, लेकिन जिसने तैयारी कर रखी है, प्रिपरेशन का मतलब पढ़ाई कर रखी है, उसका मतलब ये नहीं कि जिसने कोचिंग कर रखी है। तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता मेरा कि जिसने कोचिंग किया, कहीं सेल्फ भी किया है, जिसने पढ़ाई कर रखी है मतलब सेल्फ या इंस्टीट्यूट में जो भी, तो उसके लिए ये वाले क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें ऐसा डर लगता है कि भाई ये चीज हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कर भी पाएंगे कि नहीं हम इसका। ये तो बड़ा टिपिकल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगता है देख के, जब करते हैं उसको तो एक कॉन्फिडेंस आता है, ये तो बड़ा आसान है और 2 नंबर में आए भी पहले क्वेश्चन, ये आ जाए बस, ये अच्छा है। तो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम कि इजी स्कोरिंग। स्कोरिंग इन कि आप अगर आज से इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो गारंटी है कि गेट एग्जाम जब आएगा तो आप उसमें इनके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो मेरा मानना है ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम दीज सब्जेक्ट, ओके, एज मच यू कैन। जितना आप इनसे स्कोर कर सकते हैं इनको स्कोर करें, इनमें पढ़ाई बहुत बढ़िया से करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए अप्रोच। जैसे जनरली डिजिटल सब्जेक्ट को लेकर एक कैजुअलिटी आ जाती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट में। कंप्यूटर साइंस वाले तो जरा इसको मेहनत से पढ़ लेते हैं, फिर भी ये लगता है कि ठीक है ये तो हो ही जाएगा, या कई बार ऐसा सोचते हैं कि सिक्वेंशियल से ही होगा कुछ भी, कॉम्बिनेशनल तो बहुत आसान है, और फिर प्रैक्टिस नहीं होती। अब एग्जाम में कॉम्बिनेशनल का ही क्वेश्चन आ गया, बूलियन अलजेब्रा, वी के मैप ही आ गया सपोज, उसके आपने प्रैक्टिस इसलिए नहीं की, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये तो हो ही जाता है।
देखो हो ही जाता है अलग बात है, हो जाएगा वो अलग बात है, हो भी जाएगा और कितनी देर में होगा ये अलग केस हो गया। आपने क्वेश्चन वो कर भी दिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी, उसमें आपके 5 मिनट लग गए, तो आप लूजिंग साइड में आ गए उसमें। एक जो क्वेश्चन मुश्किल से 1-1.5 मिनट में हो सकता था, अगर आपकी प्रैक्टिस होती, आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से सोचने में उसमें आपको 5 मिनट लगते हैं, तो भी आप बहुत लूज कर रहे। अगले 2 क्वेश्चन आपके कम हो रहे, टोटल टाइम में नहीं कर पाए। यही बात मैं कहता हूँ एप्टीट्यूड के लिए। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इंजीनियरिंग में इतने डिफिकल्ट आते ही नहीं। बैंक पीओ का जो लेवल होता है उससे आसान होता है, कैट से भी इजी होते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कोई भी ऐसा होगा कि एवरेज जो स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का बिना प्रिपरेशन के भी कर देगा, आसानी से कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी ना पढ़े जब भी। अगेन द सेम थिंग, कितने टाइम में करेंगे? एक क्वेश्चन है 65 क्वेश्चंस के लिए आपको अगर 180 मिनट है तो 3 मिनट से भी कम मिलते हैं क्वेश्चन के लिए। मेरा मानना होता है कि 2 मिनट मान के चलें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपने 2 मिनट के बजाय 5 मिनट में कर रहे हैं तो भी आप लूजिंग साइड में हैं। मेरा मानना होता है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी ऐसे हो कि 1 से 1.5 मिनट में हो आपके। ये सारे सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, नेटवर्क या कंट्रोल में जरूर कैलकुलेशन आ जाते हैं किसी किसी में, अदरवाइज मेरा मानना यही है कि इनके जो 1 मार्क वाले वो तो 1-आधे मिनट में हो जाने चाहिए क्वेश्चन, सोचना है ऑप्शन लगाना है उसमें, कैलकुलेशन ही नहीं। जो 2 मार्क्स के हैं उसमें ठीक है, आपको 2 मिनट से 2.5 मिनट में मान सकता हूँ लगेंगे, लेकिन इससे ज्यादा लग रहे तो भी गलत है, इसका मतलब तैयारी सही नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की गई। तो इन सब्जेक्ट को ऐसे कहते हैं ना कि टेक इट गारंटीड, वो नहीं होना चाहिए कि भाई नेटवर्क तो मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, कर लूंगा क्वेश्चन में। पता चला कि वहां आपने टाइम ज्यादा लगा दिया, जैसे लाप्लास भूल गए आप, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, कंफ्यूजन हो गया फार्मूले में कि एफ एस माइनस ए था या एस प्लस ए था, उसी में सोचने में टाइम लगा रहे, तो आप कहां जा रहे हैं, इसका मतलब कई क्वेश्चन लूज कर गए। दैट्स वाई। तो मेरा मानना ये होता है कि जब इसमें पता है कि स्कोरिंग होगा, इसमें तो बल्कि आपको और बढ़िया से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। अब आ जाते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट पे। रिमेनिंग सब्जेक्ट कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, EMFT, कम्युनिकेशन। ये वाले जो सब्जेक्ट हुए इसमें, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहते हैं, कंपैरेटिवली, इनके कंपैरिजन में मतलब डिफिकल्ट। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि डिस्करेज करने का आपको, हो सकता है कि अपना अपना परसेप्शन भी होता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको EMT आसान लगता है, कंट्रोल मुश्किल लग सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक जो जनरल परसेप्शन है, जो ज्यादातर स्टूडेंट का फीडबैक है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात। ओके हाँ, सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, इसमें भी ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन आसान जरूर मिल जाएंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक वाला, नोडल्स हो जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। EMT का क्वेश्चन है बाउंड्री कंडीशन, बस फार्मूले तो याद रखने हैं, ET1 ET2 DN1 DN2 दोनों इक्वल, डायरेक्ट हो जाएगा। वेव का क्वेश्चन है, फार्मूला बेस मिल गया आपके, याद है तो हो सकता है आसानी से हो जाए। तो अलग बात है कि EMFT को भी कुछ हद तक हम इसमें इस लिस्ट में डाल सकते थे। EMT में हमने जो देखा है जनरली क्वेश्चन जो फंसता है कभी कभी, वो वेवगाइड एंटीना वगैरह का जरा कभी कभी उलझ जाता है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेव है उसका भी। जहां तक बात है यूनिफॉर्म प्लेन वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक्स है, ट्रांसमिशन लाइन, उसके क्वेश्चन जनरली नहीं उलझते, वो तो हो ही जाते हैं। तो प्रिपरेशन तो इनके लिए भी की जाएगी प्रॉपर। EDC एनालॉग में, इन दोनों में जहां तक मेरा आइडिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इसमें हमेशा 2 लेवल के क्वेश्चन होते हैं EDC एनालॉग में, या तो बहुत आसान हो जाता है या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाट आई वांट टू से,
बहुत आसान है तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, और बहुत डिफिकल्ट वाला अगर लग रहा है तो भाई आप शुरू में मत ट्राई करो उसे, ठीक है ना। आप शुरू में ही मत जाओ उस क्वेश्चन के लिए, देखो बाद में टाइम बचेगा तो आ जाना, नहीं तो नहीं, ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर क्वेश्चन मिलमैन हल्क्यास के लेवल तक का है, स्टैंडर्ड बुक जो है उस लेवल तक का क्वेश्चन है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जरूर करें उसको, उतना पढ़े भी आप। बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन उससे भी बाहर के लेवल का आ गया, कोई ऐसी कंसेप्ट पे आ गया जो कंसेप्ट उससे भी आगे की थी। अगर वो नहीं कर पाते उसको मैं इस कैटेगरी में डालता हूं कि वो बहुत डिफिकल्ट है, उसको आप अभी छोड़ सकते हैं। तैयारी करते टाइम तो ठीक है, सब कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन उसको मान सकते हैं, है ना। सिमिलरली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, इसमें भी एनालॉग कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जनरली हो जाते हैं मैथमेटिकल। डिजिटल वाले जो कहता है कि थोड़ा सा कभी कभी उलझ सकते हैं, वो खैर अपना परसेप्शन है, क्योंकि बहरहाल कम्युनिकेशन मेरी फील्ड नहीं है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकता क्या है, बस हाँ एक जो जनरल सा परसेप्शन है वो आपको बताया। तो इन दोनों कैटेगरी में डिफिकल्ट और इजी में जो मेरा कहना है कि जब आप तैयारी भी करते हैं तो पहले इन सब्जेक्ट पे आप फोकस कर लें। देखो इसलिए भी, जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ये, ठीक है ना। तो इसलिए भी जरूरी है वो, सिग्नल जब तक नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन कहां से होगा, इसकी जरूरत पड़ती है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, दैट्स वाई। ईडीसी नहीं कवर होगा तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे आएंगे, ये तो दोनों, मैं तो एक ही सब्जेक्ट मान लेता हूं इनको, ईडीसी एनालॉग को, इसमें तो मेरा मानना ही नहीं है कि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं ये। ओके, तो एग्जामिनेशन में भी कोशिश करेंगे आप कि इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले किए जाएं, ये वाले थोड़ा बाद में, डायरेक्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, आसान जो भी क्वेश्चन है। अब आती है इसके भी अंदर कैटेगराइजेशन में कि इन सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे हम स्टडी करें। एक जो जनरल स्टेटमेंट है सभी ब्रांचेस के लिए होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देखिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो होती है उनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर ईडीसी एनालॉग के लिए आज भी आप बोलेंगे कि सबसे बढ़िया बुक, तो आई विल से मिलमैन हल्क्यास। अब ये अलग बात है कि मिलमैन हल्क्यास से पढ़ के आप कितना समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं, उसमें सोल्ड एग्जाम्पल कितने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं प्रैक्टिस के लिए, वो तो नहीं कह सकते, उसका कोई तोड़ नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी एक चीज ये भी है कि अगर मिलमैन हल्क्यास पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर तो प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाए हर किसी के। आप लोग अगर इधर उधर मटेरियल ढूंढते हैं या कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं कोई भी, तो इसलिए करते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा। हर तरीके का स्टूडेंट होता है, हर एक का IQ लेवल ऐसा नहीं होता, ये बात माननी होगी। ये चाहते हैं कि भाई मिलमैन तो कोई हमें आसान करके समझा दे। देखिए इसलिए ईडीसी एनालॉग एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी टीचर होते हैं कोशिश यही करते हैं कि जो भी उसमें है वो आपको आसान करके बता दें। जो मटेरियल है उसमें से इतना मटेरियल सर्च कर ले जो आपके गेट ES के लिए ज़रूरी है, जिसमें से पढ़ के काम हो जाए आसान तरीके से। और उसमें क्योंकि सोल्ड एग्जाम्पल नहीं है तो बीच बीच में सोल्ड एग्जाम्पल डाल दें। तो हमारी भी कोशिश यही है। ये तो देखो स्टूडेंट खुद जज करता है कि किसका स्टडी मटेरियल, किसकी बुक्स हैं वो अच्छी है नहीं है। स्टैंडर्ड बुक के बारे में तो लेकिन है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक है इसके बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी बुक्स आती हैं, उनमें हमारी कोशिश यही है कि थ्योरी एक आसान लैंग्वेज में दी गई, उतना ही फोकस किया गया जितना गेट ES एग्जाम के लिए है, और बीच बीच में सोल्ड एग्जाम्पल, उसमें से प्रीवियस ईयर के सोल्ड एग्जाम्पल भी हैं जो गेट ES के क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो नए क्वेश्चन है उस पैटर्न के हमारी टेस्ट सीरीज के होते हैं वो भी ये क्वेश्चन भी है, और स्टैंडर्ड बुक के कई सोल्ड क्वेश्चन भी हमने दे रखे उसमें। कुल मिलाकर जो जरूरी है तो हमारे अकॉर्डिंग है कि आप वो कर लेंगे तो काफी हो जाएगा।
अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट का इंडिविजुअल परसेप्शन। आई एम नॉट गोइंग टू से कि इंजीनियर जोन का स्टडी मटेरियल द बेस्ट होता है, ये हम नहीं कहना चाहेंगे, ये स्टूडेंट खुद डिसाइड करें कि किसका बेस्ट है, किसको क्या सही लगता है, जो भी है। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये है, जेन्युइन एफर्ट है कि जितना ज़रूरी है, जितना यूजफुल है एग्जामिनेशन के लिए, वो हम प्रोवाइड कर दें। तो आप वो बुक्स देख सकते हैं, मटेरियल वगैरह वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ रहे हैं या कोई और कोचिंग की बुक से भी आप पढ़ते हैं मटेरियल से, तो भी ठीक है, जो भी है। कुल मिलाकर बस आप क्लियर हो जाए कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। तैयारी करने से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी यही है कि ये मटेरियल है, मुझे ये स्टडी करना है। उसके बारे में आप अच्छी तरह सोच के, देखभाल करके, सीनियर से कंसल्ट करें, जो भी, जब एक मटेरियल वो सेलेक्ट कर ले और फिर उसी को फॉलो करें। बीच बीच में मत बदलें कि एक टॉपिक यहाँ एक टॉपिक यहाँ, वो टाइम आपका बचना चाहिए। और जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं उनके लिए दिक्कत ही नहीं, जो वहाँ पे फॉलो होता है वही करके चलना ही है। नाउ देखिए, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बारे में तो मैंने आपको पहले बताई थी वो बात। हमारा मटेरियल भी होता है, हर सब्जेक्ट की बुक हमारे अवेलेबल है अभी, फ्लिपकार्ट पे भी है, हमारे वेबसाइट के थ्रू भी, और पब्लिकेशन के थ्रू सभी बुक स्टॉल पे भी। तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई भी इंजीनियर सोल्व कर सकता है। मैटर करता है कितनी जल्दी, यानी कि प्रैक्टिस। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आप स्ट्रैटेजी बना लें कि मुझे हर वीक में 2 घंटे या 3 घंटे इन सब्जेक्ट को देना है, बस प्रैक्टिस करते जाना है क्वेश्चन को, तो काम काफी हो जाएगा। बाकी आ जाइए, जैसे ये सब्जेक्ट हो गए। नेटवर्क में बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। वंस कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाती है तो, एक बार अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, बस आप बेसिक लूप और नोडल के अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 80% क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होते हैं। केवीएल केसीएल आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान दें बिल्कुल बेसिक्स पे। ये नहीं सोचे कि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप तो गेट की तैयारी कर दें, मुश्किल पे आए। आप पहले कंसेप्ट तो क्लियर कीजिए। और व्हाट आई वांट टू से कि कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑब्वियसली ईएस में ही आते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कन्वेंशनल क्वेश्चन कुछ जरूरी हैं। जैसे कि आपने इसमें ट्रांजिएंट पढ़ रहे, कंसेप्ट हो गई, थ्योरी हो गई, जितने फार्मूले वगैरह वो समझ के, रटे नहीं, समझ के। अब आप एक आध, मेरा मानना है पहले बड़े वाला क्वेश्चन लगा ले कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कह रहा हूं मैं, मुश्किल नहीं कह रहा हूं शुरू में ही। ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल क्वेश्चन मुश्किल होता है, ऐसा नहीं। उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, फिर आप आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि एकदम आप गेट के क्वेश्चन उठा लें, क्योंकि गेट के क्वेश्चन देखे बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, हो जाते हैं 2 लाइन में, लेकिन उनमें कई कंसेप्ट की जरूरत होती है। डायरेक्ट उस पर जाएंगे तो थोड़ा सा उलझ सकते हैं। इसलिए पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे गिवन होते हैं, हमारे वर्कबुक वगैरह में तो रहते हैं, वो आप सोल्व करें, फिर आ जाएं आप गेट के क्वेश्चन पर, जब भी वो स्कोर बनेगा। सिमिलरली अब बात आ जाती है जैसे कि रिवीजन की, ठीक है ना। देखो, अब जैसे हमने ब्रांच वाइज स्ट्रेटेजी की है, अब सब्जेक्ट वाइज इसके बाद वो आगे और बता देंगे कि नेटवर्क सब्जेक्ट है उसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर सारी चीजें इसमें बताएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अपने आप कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए बताने के लिए, नेटवर्क को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अप्रोच करना है, कंट्रोल कैसे, वो भी चीज बता दी जाएगी आपको। तो खैर, जैसे एक सब्जेक्ट कवर हो गया, अब ये होता है कि इसका रिवीजन कैसे करना है, या जैसे एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन। देखो, रिवीजन का तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें, क्योंकि यहां पर गलती ये होती है जनरली जब हम रिवीजन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। सपोज कंट्रोल सिस्टम का ही रिवीजन कर रहे हैं, हम पढ़ चुके एक बार, ठीक है, इसका रिवीजन पे कर रहे हैं, तो पहला रिवीजन तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही करें। आपने सब्जेक्ट पढ़ा, दोबारा जब रिवीजन कर रहे 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसे भी, कि शुरू से, कि पहले ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लोग्राफ, मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर टाइम रेस्पॉन्स, फिर स्टेबिलिटी, रूट लोकस, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में होता है पहला रिवीजन। लेकिन इसके बाद जब आप दूसरा तीसरा रिवीजन, क्योंकि देखो, अगर सपोज करो प्रिपरेशन आप मई जून से स्टार्ट करते हो, तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट के बाद 2 रिवीजन तो चाहिए होंगे, एग्जामिनेशन से भी पहले, एक एग्जामिनेशन के टाइम का। वही तरीका होता भी है।
तो सेकंड या थर्ड डिवीजन वगैरह कैसे होगा, फिर उसमें जरूर ध्यान देना है। ऐसे कभी मत करें कि बस आप बुक लेकर बैठ जाएं, अपने नोट्स उसमें देखते जाएं, अच्छा ये होता है, जैसे रूट लोकस या सपोज, क्योंकि ये एसिम्टोट हो गया, ये सेंटोड निकल जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप इस तरह बन जाएगा, ये डन। गलत है ये, कि वो ईयरफोन लगा रखा है, मोबाइल से गाने भी सुन रहे हो, देख रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं। ऐसे नहीं, क्वेश्चन अगर करते भी हैं तो पहले अपने आप सोल्व करें। सबसे पहले आप केवल क्वेश्चन देख ले, ये प्रैक्टिस के टाइम की बात है। एक क्वेश्चन में जितना टाइम लगा सकते हैं लगा दें, लेकिन अपने आप ही सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आप सोल्व करने शुरू करें, कुछ उलझ गए, कंसेप्ट पे जाओ, सॉल्यूशन मत देखो पहले। जब बिल्कुल थका जाए, सोल्व हो जाए क्वेश्चन, अच्छी बात है, नहीं हो रहा सॉल्यूशन पे आप जब जाइए। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस तरह तो मुझे एक स्टेबिलिटी के क्वेश्चन में टाइम लग गया मेरे 4 घंटे, तो कैसे होगा। देखो, आपने अगर एक क्वेश्चन में ही 4 घंटे लगा दिए सोच सोच के करने में, इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में 4 आवर्स लगना है हर सब्जेक्ट में। उससे आपका जो है ना एक कंसेप्ट भी तो इतनी क्लियर हो गई, उसके पीछे अप्रोच पता चलेगी क्या क्या तरीका था। उसका फायदा आगे सब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन में मिलेगा, सब्जेक्ट में भी मिलेगा। अगर स्टेबिलिटी के क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे चल के रूट लोकस या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाले में भी कम टाइम लगेगा, अप्रोच का आपको पता चल जाएगा। तो जितना टाइम लगे इस तरह, फिर देखें सॉल्यूशन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन अच्छा हो जाएगा, या उसे देख देख के आप लिख रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि सॉल्यूशन ये रहा, अच्छा ये देख के लिख रहे। अनदर थिंग, न्यूमेरिकल जैसे प्रैक्टिस करते हैं, फाइनल आंसर तक जाइए। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन आगे छोड़ दी। जैसे ये 8.86 माइनस 12.345 3.63 माइनस 9, चलो बस हो जाएगा अब तो। ऐसा करते हैं ना, ये बहुत गलत है, इसे यहां छोड़िए नहीं, फाइनल आंसर तक आना पड़ेगा। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये एग्जाम में वरना परेशान करता है। और एग्जामिनेशन में अगर आपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस से 3 मिनट बचा लिए तो 2 क्वेश्चन पे फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस लाने के लिए फाइनल आंसर तक आप जाएं, आंसर वेरीफाई करें, ठीक है ना। क्लास में कभी जब भी मैं भी क्वेश्चन कराता हूं, कभी मैं आंसर ऐसे नहीं छोड़ता, कैलकुलेशन स्टूडेंट कर लेंगे, इसीलिए मैं फाइनल आंसर तक जाता हूं हमेशा, हमारे स्टूडेंट जानते भी हैं, जिससे कि आपको भी आदत ये बने कि नहीं फाइनल आंसर लाकर छोड़ना है, कैलकुलेशन नहीं छोड़नी है मुझे। डिग्री रेडियन है, पता नहीं कैलकुलेटर के कितने फंक्शन है, आप जानेंगे तो सही कम से कम उन्हें। प्रैक्टिस तो होगी आपको, कॉन्फिडेंस भी आता है। देखो जब आंसर मिल जाता है ना फाइनली, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, केवल अप्रोच से नहीं। ओके, अनदर थिंग, अब ये जो बात हो रही थी सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन वगैरह की, उसमें क्या करें आप। जैसे कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ चुके, रिवीजन भी कर लिया था। अब एग्जाम में से पहले आप इसको रिवीजन करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो तरीका क्या रहे आपका। देखो जो मैं सजेस्ट करता हूं, जो मैंने हमेशा फॉलो किया, जैसे आप इसमें क्वेश्चन उठा लें निक्विस्ट का, एक ये गिवन है, इसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करने हैं निक्विस्ट से, ये कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है OLTF। शुरू करें बनाना, कैसे बनाने शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पोलर प्लॉट बनाते हैं जी ओमेगा। अब यहां आपके ध्यान है कि एस की जगह जी ओमेगा रखते थे, यहां ये रखते हुए आप ध्यान लगाएं एस की जगह जी ओमेगा क्यों रखा था। ऐसा नहीं कि बस जी ओमेगा रख के हो जाता था क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि आप अब हो सकता है कि 2 महीने बाद इस सब्जेक्ट को उठा रहे भूल गए हो एस की जगह जी ओमेगा क्यों आया था। आप वहां जाइए जहां इसकी जगह जी ओमेगा आया था, अपने नोट्स में या बुक में जो भी आपने बनाए हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में आ गए अब, कि ये सी एस इक्वल टू ए ओमेगा एस स्क्वायर जी एस समथिंग ऐसे था। आप उसको टोटली देखें, उस डेरिवेशन को, भले ही आप सोल्व ना करें लेकिन आप देखें, अच्छा ठीक है इस वजह से आया था इसकी जगह जी ओमेगा। अब हो सकता है आप यहां उलझ गए कि ये कैसे आ गया था जीएस, जीएस कहां से आया था इसमें। हो सकता है इसके लिए आपको टाइम रेस्पॉन्स में जाना पड़े,
कि स्टेडी स्टेट है रेस्पॉन्स, ये क्या था, ट्रांजिएंट क्या था, टाइम रेस्पॉन्स में चले जाओ। वहां आ गए तो आपको पता चले कि ये ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल कंडीशन नहीं थी, क्यों नहीं थी, वहां पे आ जाओ। तो होगा क्या, निक्विस्ट से आपने शुरू किया था, इस क्वेश्चन को करते हुए आप हो सकता है 5 चैप्टर घूम कर आ गए दोबारा। इस एक क्वेश्चन को करने में हो सकता है 10 घंटे लग गए, 2 दिन लग गए पूरे। उसका मतलब यह नहीं है कि एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा आती है कि ये क्यों आया था, वो क्यों आया था, ये क्यों आया था। ठीक है ना, ये वाला। क्योंकि एग्जाम में तो इसी तरह होगा, क्वेश्चन रैंडमली कुछ भी मिल जाएगा और उसको सोल्व करना है, बिटवीन स्टेप्स है उसका क्वेश्चन बन जाता है। गेट में कंसेप्चुअल है, आईएएस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी जगह जो ओमेगा किस कंडीशन में होता है। अब आपको तरीका पता है लेकिन भूल गए, तो इसमें बीच में करते चलें। फिर आगे पोलर प्लॉट आ जाए कि ओमेगा 0 ओमेगा इनफाइनाइट पे आ रहा था, इंटरसेप्ट आ रहे थे। फिर ये लगे कि निक्विस्ट में जो ओमेगा का क्या यूज था, ये निक्विस्ट आ गया, C1 C2 निक्विस्ट कंटूर, ये क्यों आया था, इसमें चले जाओ पीछे। तो इस एक क्वेश्चन के करने में जितना भी रिवीजन हो जाए, जितनी भी चीजें करनी पड़े आप कर लीजिए, पता चलेगा एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका 50% सिलेबस हो गया, आधा सिलेबस रिवाइज हो गया। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन उठा लें रैंडमली, निक्विस्ट का हो गए, अब के चलो स्टेट स्पेस का क्वेश्चन उठा लिया। स्टेट स्पेस का क्वेश्चन है, वहां पता चला था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स चाहिए था न्यूमेरिकल में, उसमें आपके ध्यान है एचटीएम भूल गए क्या था, तो थोड़ा सा रिवीजन करने चले जाओ। इस क्वेश्चन में पता चला, इस क्वेश्चन के चक्कर में 20% सिलेबस। तो जनरली मैंने क्या देखा है, इस तरह 4 या 5 क्वेश्चन के हेर फेर में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, वो होता है प्रॉपर रिवीजन, एक बहुत बढ़िया तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग मी। देखो इसका तरीका वही है, किसी भी अगर पेंट करना है किसी भी वाल को तो क्या करते हैं, पहले देखा है तरीका, पहले तो पेंट लगा देते हैं एक हाथ जैसे भी ऐसे ब्रश से, फिर ढूंढते हैं कि यहाँ थोड़ा हल्का रह गया, यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर, यहाँ लेकुना रह गया, यहाँ पर थोड़ा गड्ढा सा बना है दीवार में, इसमें थोड़ा पीओपी लगाना है, फिर ये। तो रिवीजन का तरीका मतलब यही होता है कि आप पेंट कर चुके वाल में, आप ढूंढ रहे हो कहाँ से धुंधला रह गया, कहाँ से कुछ प्रॉब्लम रह गई, कहाँ से डेकोरेशन, ये आपको सर्च करना है। यहाँ 2 काम है, भरना ही नहीं है उन गड्ढे जहाँ बचे रहे बीच में, बल्कि सर्च भी करना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ रह गई थी, इससे आपको समझ में आता है। अगर आप रिवीजन इस तरह करके चलेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। अदरवाइज वही बात होगी, हमेशा आप रिवीजन का तरीका बस वो पढ़ते जा रहे, शुरू से आखिरी तक क्वेश्चन लगा रहे, पहले चैप्टर से तीसरे, दूसरे तीसरे में। उसमें होता क्या है, हमेशा जो एनर्जी बनती है 2-3 चैप्टर में, आखिरी के जो चैप्टर होता है एनर्जी खत्म हो जाती है सब्जेक्ट की, वो हमेशा वीक ही रह जाता है। फिर ये कहते हैं कि तैयारी सब कुछ हो गई, कर लिया, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरी सब तैयारी थी एग्जाम में फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये जो शिकायत होती है स्टूडेंट की, इसका रीजन ये वाला होता है मेनली, जो रिवीजन में कि उस हिसाब से पढ़ाई नहीं गया, ठीक है ना, कि जिस हिसाब से आप टैकल कर पाए वो चीज, जो अप्रोच आप यूज करते हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उनमें चल जाता है वो, कि ठीक है आप कुछ जानते हैं, कुछ लिख दिया, हो गया काम। यहाँ तो सब कुछ टू द पॉइंट है, ऑप्शन गलत हो तो आंसर गलत, ये आ गया, तो इसमें कोई रिस्क ही नहीं है सच ऐसे। ईडीसी एनालॉग है, ईएमएफटी है, हम तो ये कहते हैं ईएमटी में आप क्वेश्चन वेव वाला कर दें, किसमें आ गया, अल्फा बीटा डिटरमाइन करो, अटेंडेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, फार्मूला आपके याद है, नहीं भूल गए थे तो रिवाइज करो। और रिवाइज करते टाइम ये देखो कहां से आया था, ये डेरिवेशन देख लो, अच्छा ये थे, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हर मीटर के बाद e⁻⁻1 से कम हो जाता है, माइनस अल्फा से, e⁻⁻α से मैग्नीट्यूड कम होना है, ये मतलब था इसका। बीटा क्या था, हर किलोमीटर पे 0.2 डिग्री कम हो रहा है फेज, या बढ़ रहा है, इस अकॉर्डिंग था ये, ओके, ये वाली चीज है। तो पता चलता है कि क्वेश्चन में कई तरीके के रिवीजन तरीका ये होता है। दूसरी बात, डेरिवेशन की जहां तक बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है जरूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेशन पॉइंट टू पॉइंट ना याद हो, आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें आप कर रहे स्टेबिलिटी के बारे में आ गए, ये स्टेबिलिटी का फार्मूला, बायस स्टेबिलिटी का, ट्रांजिस्टर बायसिंग में,
इसी को यूज करना है जनरली, कोई भी सर्किट दिया हम इसी को यूज करके निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली आपको इसका डेरिवेशन याद भले ही ना रखना हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बस मैंने फार्मूला लिख लिया और इससे मैं क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसका डेरिवेशन आप गो थ्रू जरूर कीजिए, एक बार देख लो, भले ही पूरा याद ना रहे। आपके इतना ध्यान रहे कि अच्छा ये वहां से आया था, कि कुछ ऐसा था कि अगर वेरिएशन हो रहे थे आईसी में, आईबी में, आईसी में ये दिक्कत आ रही थी, इस वजह से लाया गया था स्टेबिलिटी, कि ये यहाँ से आया था डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ से, और आईसी का फार्मूला ये होता है, इससे रिलेटेड था ये, कि यहाँ से लेकर आए थे हम इसमें करके, ये वाला ये चेंजेस देख रहे थे हम। इतना भी आपके याद है तो काफी है, भले पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं है। तो डेरिवेशन जब आप थ्योरी पढ़े, एक बार डेरिवेशन अच्छी तरह गो थ्रू करें, डेरिवेशन करके देखें। कन्वेंशनल पेपर जब होंगे तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। गेट है या ऑब्जेक्टिव है, ईएस का प्रीलिमिनरी है, फिर पॉइंट टू पॉइंट भले ही नहीं याद रखना है आपको, लेकिन हाँ कुछ स्टेप्स याद रहने चाहिए। कभी कभी एक्चुअली होता क्या है ना, कि क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि डेरिवेशन के बीच में कि ये चीज किससे रिलेटेड है। जैसे ये आ गया, स्टेबिलिटी फैक्टर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ABCD में इक्वेशन गिवन है, 2-3 इक्वेशन हो लिखी, कहां से आया था, तो फिर इस चीज के लिए तैयार है। इस बात में मैं कभी बिलीव नहीं करता कि आपने नोट्स बना रखे फार्मूले के, 25-30 फार्मूले हर चैप्टर के, और जब भी कुछ होता है बस आप उसको रिवीजन करके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कोई फायदा नहीं उस चीज का, जब तक आपने कम से कम एक बार उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा तो। एटलीस्ट वंस यू शुड गो थ्रू। इस बात का ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में फाइनल तक आप जरूर जाएंगे, फाइनल आंसर तक में। देखो चीजें जो हैं सब्जेक्ट वाइज जरा करेंगे वो चीजें, इन सब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में। अब ये चीजें होती है कि सब्जेक्ट में भी स्कोरिंग एरिया होता है। यहाँ तो हमने थोड़ा सा ये बताया कि कौन सा सब्जेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा स्कोरिंग है और कौन सा थोड़ा टिपिकल है। अब ये चीज आती है कि नेटवर्क में ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिकेशन में कौन से वाला पोर्शन ज्यादा स्कोरिंग है, और किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस सीक्वेंस में। ये सब्जेक्ट वाइज होगा, ये उसमें भी बताया जाएगा आपको कि क्या क्या आपको सोल्व करके चलना है। तो बहरहाल बाकी चीजें देखो जो होती हैं वो जनरलाइज हैं, लाइक ग्रुप स्टडी वगैरह के बारे में। जैसे लोग कहते हैं कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, ये थोड़ा इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि जहां तक जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ग्रुप स्टडी के बजाय सेपरेट स्टडी सही लगता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। मुझे तो सही लगता था कि सेल्फ करूं। कई लोग ऐसे थे हमारे साथ में जिन्हें ग्रुप में लगता था सही, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप अकेले पढ़ते हैं या 3-4 लोग साथ मिलकर डिस्कशन जरूर करें, ठीक है ना। जैसे आपस में ऐसे ही कि भाई ठीक है तुमने ये चीज पढ़ी है, मैंने भी, जरा तुम अपने हिसाब से समझाओ क्या है, ठीक है ना। तो कि जरा चलो अपने हिसाब से बताओ, इसे इसमें तो ये था, इसमें तो था। आप एक दूसरे को उसमें कुछ कमियां निकालेंगे, नहीं ये चीज ऐसी थी, ऐसी थी, इस तरह। तो डिस्कशन जो होगा ना वो घूम कर आएगा, उसमें आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। फिर जैसे कहते हैं ना पढ़ाई में एक तरीके से इंटरेस्ट कैसे बनेगा, वो इसी तरह बनता है कि आप जनरल अपनी अगर डेली लाइफ में थोड़ा सा उसको ले आए। डेली लाइफ मतलब यही है कि अपने फ्रेंड सर्कल में या किससे जब भी डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल बातों पे कर ले डिस्कशन। टेक्निकल बातों पे करें कि उस सब्जेक्ट में था, उसमें अलग पोर्शन था, ये चीज ऐसी गिवन थी, ये वाली और वो वाली ऐसे। तो इसका अपना एक तरीके से अलग फायदा होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं, ये सारे। देखो जहां तक टेस्ट सीरीज की बात है, टेस्ट सीरीज को बहुत ओवररेटेड कर रखा है, और जनरली स्टूडेंट हमने ऐसे देखा है जिनका कहना होता है बस टेस्ट सीरीज मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए। भाई आप ये बताओ, टेस्ट सीरीज भी तो आप जब ही कर पाओगे, टेस्ट पेपर भी तो जब ही सोल्व करोगे जब आपकी तैयारी होगी। देखिए अगर आप ये सोचते हो कि पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की, बस 10-12 टेस्ट पेपर देख लिए, उनके आंसर रट लिए, उससे बात बन जाएगी, तो इससे कुछ फायदा नहीं होता। टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा होता है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट को जिनकी तैयारी होती है, वो सेल्फ हो या कहीं क्लासेस से हो, वो अलग बात है। बल्कि व्हाट आई वांट टू से कि टेस्ट पेपर तो जो है एक सब्जेक्ट के 1 या 2 हो जाए वो काफी है, 20-30 टेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तो अपना इंडिविजुअल चॉइस है। कुछ लोगों को, स्टूडेंट को शायद लगता है कि जितने टेस्ट होंगे अच्छा रिवीजन रहेगा, तो वो भी है। मेरा परसेप्शन डिफरेंट है इसमें।
सब्जेक्ट जब तक कंप्लीट ना करे तो टेस्ट सीरीज आधे अधूरी से कुछ फायदा नहीं। सब्जेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज वगैरह में जाएं, फिर देखें कितना मैं कर पा रहा हूँ क्या नहीं है। बेसिकली मेन चीज़ तो जो है सेल्फ इवेल्युएशन है, अपना कॉन्फिडेंस है। वो जब भी आएगा जब मैंने आपको जैसे तरीका बताया कि आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के सोल्व कर सकें। ऐसा नहीं है कि बने बनाया पहले चैप्टर से शुरू करते जा रहे रिवीजन। पता चला कि आपको जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम क्वेश्चन दे दिया श्मिट ट्रिगर की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का, कोई भी ऑप एम्प की बनाइए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और वेव फॉर्म, आप वो बना सको डायरेक्ट बिना कुछ देखे बिना कुछ। वो होता है कॉन्फिडेंस के एग्जाम के हिसाब से। वो आएगा ऐसे ही कि आप जो भी आता है कोशिश करो, फिर देखो कि मैं यहाँ अटक रहा था उसके लिए रिवीजन करो, सॉल्यूशन मत देखो एकदम। ओके, सो आई थिंक देखिए डिस्कशन तो ऐसा है स्ट्रेटेजी का, जितना करते जाए वो टाइम कम ही रहेगा। सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी बता देंगे बाद में आपको, ठीक है ना। तो अभी इसमें जो भी लगता है आपको कुछ बातें कन्फ्यूजन है, कुछ रह गया डिस्कस करना, तो इसके पार्ट 2 में वो चीज़ आ जाएंगी। आप कमेंट के थ्रू इसमें क्वेरी अपनी रेज करते जाइएगा, ठीक है ना। वे अप्रिशिएट योर फीडबैक। या आपको लगता है कि मैंने कुछ बातें बताई उसमें अगर किसी को लगता है कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सो फील फ्री टू डिस्कस एंड योर एडवाइस टू करेक्ट मी। उसमें आप सही कीजिए फिर जो भी है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।